स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सीजर की, तो सीजर जो है वो अगर हम आम जबान में समझें तो उसे कहा जाता है कैंची, और कैंची का काम क्या होता है कि वो काटने का काम करती है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर सीजर जो है इनका भी काम क्या है कि ये कटिंग करते हैं, लेकिन ये कटिंग किस चीज की करते हैं? ये कटिंग करते हैं डीएनए की। डीएनए की अगर हम बात करें कि डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद उनका विरासती मादा होता है, उनका हेरिडिटी मटेरियल होता है। और यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये डीएनए दिखाया गया है। अगर हम इस डीएनए की अगर हम कटिंग करना चाहें तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स इस्तेमाल करनी होंगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या करती हैं? ये डीएनए को काटती हैं, कट करती हैं। और काटती क्या है? ये एक उसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे ये उसको काटती हैं। और इन्हीं मॉलिक्यूलर सीजर्स का जो सेकंड नेम है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं। और अगर हम बात करें कि ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं वो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से काटती हैं, एक स्पेसिफिक साइट से काटती हैं, तो उस साइट को क्या कहा जाता है? उस साइट को कहा जाता है स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट। और ये जो इसकी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, यहाँ पे कुछ खास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं इनसे क्या मुराद है, तो जो डीएनए है इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होती हैं। और नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो 4 टाइप्स की हैं, और वो जो 4 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसको हम कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल सी और कैपिटल जी से लिखते हैं। अब ये जो बेसिस हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये 4 to 8 बेसिस होती हैं जो इकट्ठी होती हैं। और ये 4 to 8 बेसिस जो हैं ये क्या बनाती हैं? ये रिकग्निशन सीक्वेंस बनाती हैं। और ये रिकग्निशन सीक्वेंस जो है ये उस रिकग्निशन साइट पे मौजूद होता है जहां पे मॉलिक्यूलर सीजर ने आके उस डीएनए को काटना होता है। अब अगर हम बात करें कि ये एंजाइम्स जो हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, किसके अंदर मौजूद होते हैं? तो ये मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के अंदर ये क्या काम करते हैं? तो ये मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर कोई वायरस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर जो है इन्वेड करे तो बैक्टीरिया जो है वो इन एंजाइम्स की मदद से अपना डिफेंस करते हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे मौजूद, जो हमने कहा था कि ये जो एंजाइम है ये एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं जिसे रिस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। और वो जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वहाँ पे 4 to 8 बेसिस मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम मौजूद है इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए का एक सेगमेंट मौजूद है। और ये जो डीएनए का सेगमेंट है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। और ये नाइट्रोजनस बेसिस अगर आप इनका नंबर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 बेसिस जो है वो मौजूद हैं इधर रिकग्निशन साइट की तरफ। और ये 6 हैं तो इनका नंबर जो है वो आप देख सकते हैं कि 4 to 8 बेसिस के अंदर आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इको R1 लिखा गया है। इको R1 जो है ये क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। और इसका नाम इको R इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है, और वो बैक्टीरिया क्या है? वो बैक्टीरिया है इको R। अब जिससे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिए जाते हैं उसी बेस पे, उसी ऑर्गेनिज्म की बेस पे इसका नाम रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इको R जो है ये एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहा है। और ये जो स्पेसिफिक साइट जहां पे ये कट कर रहा है ये इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है। यहाँ पे इसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो ये है, यहाँ पे कट करेगा ये जो सीक्वेंस होगा जहां पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो हैं 6 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इसी तरतीब में मौजूद होंगे। उनमें जो GA है, जो हमने कहा था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस में से GA बेसिस हैं 2, उनके बीच में यहाँ पे ये इस तरह से कट प्रोड्यूस करेगा। जब ये कट प्रोड्यूस कर लेता है तो हम कहते हैं कि इसने क्लीवेज कर दी है, इसको काट दिया है डीएनए को। और जब काट दिया है तो इस तरह से ये एंड्स प्रोड्यूस किए हैं। और ये जो एंड्स हैं ये स्टिकी एंड्स हैं। अब ये जो स्टिकी एंड हैं, अगर हम इनको समझना चाहें कि ये जो स्टिकी एंड हैं ये क्या है, तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं ये एक डीएनए का सीक्वेंस बताया गया है जहां पे एंजाइम कट कर रहा है। अब ये इको R1 है जो कि हमने पहले देखा था, और उसने जब कट किया है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उसने कटिंग की है। अब जब इसने इस तरीके से कटिंग किया तो ये वाले जो एंड्स होते हैं हम इन्हें कहते हैं कि ये स्टिकी एंड है। और जो स्टिकी एंड्स होते हैं उनका क्या, स्टिकी एंड्स जो है उनका क्या खसूसियत होती है या फीचर होता है, हम कह सकते हैं कि उनमें ओवरहैंग
हैंगिंग्स मौजूद होती हैं। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे ये जो है ये इसके ओवर हैंगिंग पार्ट जो है ये मौजूद है। ओवर हैंगिंग्स तब बनती हैं जब कोई भी एंजाइम ऐसा हो जब वो इस तरीके से कट करे कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो, तो हम कहते हैं कि ये एंजाइम जो है इसका कट क्या है, ये इसका जो कट है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से एक और जो एंजाइम है जिसे कहा जाता है SMA1, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये जो सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस क्या होता है, ये CCC जब सीक्वेंस मौजूद होता है 6 बेसिस का, तो ये इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है और इसके स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है वो ये वाली है, यानी कि इस जगह पे ये कट करता है। और जब ये यहाँ पे कट करता है तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल जो है वो कट हो गए हैं, इक्वल जो है इनकी क्लेवेज हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसने डाइजेस्ट किया है। अब जब इसने डाइजेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के जो एंड्स होते हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट एंड्स होते हैं, यानी कि कोई ओवर हैंगिंग्स जो है वो मौजूद नहीं होती, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये ब्लंट एंड्स हैं। इसका मतलब है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे भी है जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ब्लंट एंड जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, किसी कोई एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसने यहाँ से कट प्रोड्यूस किया और उसके बाद ये भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है या क्लीव करता है तो दो किस्म के तरीकों से वो कट करता है, यानी कि या तो वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा क्लीवेज के बाद या फिर वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे ये अगर हम बात करें इस सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस की हमने बात की थी कि ये यहाँ पे जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन इन साइड मौजूद होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सीक्वेंस होते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है अगर हम इसको समझना चाहें कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनको अगर हम रीड करें तो वो एक जैसे हों। एक जैसे किस तरह हो कि अगर हम उन्हें फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ। अब फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड क्या होगा, यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन की तरफ रीड करना करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बैकवर्ड है, यानी कि बैकवर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है और इस साइड जाता है, और फॉरवर्ड जो है इसको अगर हम और बड़ा कर दें तो इस साइड जाता है। अब फॉरवर्ड में अगर आप इसे रीड करें तो इसका सीक्वेंस है GATATC। अब अगर आप इसे इसका सीक्वेंस की तरतीब देखें और दोबारा इसे अगर आप बैकवर्ड में रीड करें तो इसका सीक्वेंस होगा GATATC, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से जब आप इनको रीड करते हैं तो बेस सीक्वेंस की जो तरतीब होती है वो एक जैसी रहती है। इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये उस रिस्ट्रिक्शन साइड पे रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम EcoR1 और SMA1 के अलावा कुछ और अगर हम बात करें, कुछ और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं और कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हासिल होते हैं, तो यहाँ पे हम अपने सामने एक लिस्ट रख लेते हैं। इस लिस्ट में हमने एक तरफ लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ओरिजिन, यानी कि कौन से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमें कहाँ से मिले हैं, यानी कि ओरिजिन उनका क्या है, कहाँ से वो हमें मयसर होते हैं। और फिर दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे थर्ड जो लाइन है उसमें हमने लिखा हुआ है रिकग्निशन साइट, यानी कि बेस सीक्वेंस की जो तरतीब है, जो साइट है उसमें बेस सीक्वेंस किस तरह से मौजूद होते हैं, और फिर उनके रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी वाली होती है उस सीक्वेंस के अंदर, यानी कि उस सीक्वेंस में वो किस जगह पे कट करते हैं और कट करने के बाद वो कौन से एंड्स प्रोड्यूस करते हैं किस किस्म के, यहाँ पे हमने अपने सामने वो लिख लिया। अब अगर हम एंजाइम की बात करें EcoR1, तो EcoR1 जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई से हासिल होता है और इसके जो रिकग्निशन साइट है वो ये है, और जब रिकग्निशन हो जाती है और एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है तो इसके जो एंड्स होते हैं वो होते हैं स्टिकी एंड्स, यानी कि अगर हम बात करें EcoR की तो ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड्स। सेकेंड नंबर का जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये है SMA1, और इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ओरिजिन है वो है सिरेशिया। और सिरेशिया की अगर हम बात करें तो सिरेशिया का जो सीक्वेंस रिकग्निशन साइट है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, और जब ये यहाँ पे कट प्रोड्यूस करता है, ये जो यहाँ पे रेड लाइंस हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इसने कट करना होगा इस एंजाइम ने। तो जब ये यहाँ पे कट प्रोड्यूस करता है तो इसके बाद जो एंड्स बनते हैं अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे बनते हैं ब्लंट एंड्स, यानी कि SMA1 जो है ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है LU1, और LU1 जो है अगर हम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, और आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 बेस सीक्वेंस जो है उसकी रिकग्निशन साइट जो है 4 बेस सीक्वेंस पे मुश्तमिल होती है, और इसकी जो कटिंग साइट है वो ये है, यहाँ पे ये जो रेड निशान लगा हुआ है, और जब कट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद जो इसके एंड्स बनते हैं वो ब्लंट एंड्स होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो है
उसे कहा जाता है सेल 1। और सेल 1 जो है, अगर हम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। और स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस जो है, अगर हम उसकी बात करें तो ये 6 बेसिस की इसकी रिकग्निशन साइट होती है। और रिकग्निशन साइट में जो इसका रिस्ट्रिक्शन साइट है जहां पे इसने कट करना है वो ये है, यहाँ पे ये जी और टी के दरमियान में है और यहाँ पे भी जी और टी के दरमियान में है। और जब ये कट प्रोड्यूस कर लेता है तो उसके बाद जो एंड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो स्टिकी एंड्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर हैंगिंग्स बन जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम हिंट 3 की बात करें, हिंट 3 जो है ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है हीमोफिलस। और हीमोफिलस जो है, अगर हम उससे बात करें कि उससे जो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला है उसकी रिकग्निशन साइट जो है उसमें कितने सीक्वेंस शामिल होते हैं, तो वो भी 6 बेस पेयर का यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस है। और इसकी जो कटिंग साइड है वो है ए ए, यानी कि ए ए जो 2 बेसेस होंगे उनके बीच में ये कट प्रोड्यूस करता है। और कट जब प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद जो एंड्स बनते हैं वो होते हैं स्टिकी एंड्स, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ओवर हैंगिंग्स बन गई हैं। और ये जो ओवर हैंगिंग्स बनती हैं एक स्पेसिफिक साइट पे काटने की वजह से, और ये जो स्पेसिफिक साइट पे काटते हैं ये क्या है, ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और यही जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, अगर हम इन्हें बात करें तो इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।